Assalamualaikum everyone and welcome back to CL Latif's Academy. So in today's video we'll do programming concepts. स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग देखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सम इंपॉर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लाइक कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, डिफरेंट जनरेशंस ऑफ लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग एरर्स एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्राम से। तो कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है? A computer program is a set of instructions that needs to be executed to accomplish a computing task. इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होती हैं, मतलब जिनको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और आपकी टास्क जो होगी वो अकम्प्लिश हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो कि एक कैलकुलेटर प्रोग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। लाइक यहाँ पे केस प्लस लिखा हुआ है, फिर सी आउट num1 प्लस num2 लिखा गया है। मतलब अगर आपने प्लस दबाया तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो लिखा होगा आपने उन दोनों को ऐड होगा। ऐसे ही माइनस के लिए यहाँ पे num1 माइनस num2 लिखा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। तो अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो उस टाइम क्या होगा कि जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा, मतलब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। लाइक अगर आपने प्लस दबाया होगा तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, अगर माइनस दबाया होगा तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो आपकी टास्क कुछ भी हो सकती है, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, तो उस हिसाब से इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अब ऐसे प्रोग्राम्स जो लिखता है, मतलब जो उनको डेवलप करता है, जो राइट करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर वो इंसान है जो कि प्रोग्राम्स लिखता है या फिर प्रोग्राम्स बनाता है। अब प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग का मतलब है इन प्रोग्राम्स को लिखना। तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब डिफरेंट वेज हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उसके लिए जिसमें आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, C++ है, सी है, जावा है, कुछ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनमें आप प्रोग्राम्स लिख सकते हो। अब प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाते हो। तो जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो वो दरअसल क्या होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे गए थे, उनमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई थी, तो वो मिल के एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करते हो तो दरअसल उस टाइम क्या होता है कि अंदर ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई थी, वो इंस्ट्रक्शंस रन होती हैं। नाउ कमिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हैं। तो अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज दरअसल इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, जिसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं, जिसको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हो। अब हम जब बात करते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसे ही कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लिखने के लिए भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्रोग्राम है, ये दूसरा प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है दोनों का काम सेम है। ये भी कैलकुलेटर प्रोग्राम है, ये भी कैलकुलेटर प्रोग्राम है, लेकिन इसको C++ में लिखा गया था, लेकिन इसको जावा में लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एंटर टू ऑपरेंड्स, ये प्रिंट होने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है, सी आउट और फिर ऐसे लेस देन के 2 साइन आते हैं, उसके बाद जो भी आपको प्रिंट कराना होगा वो लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रिंट करने के लिए system.out.println लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि एक ही काम करने के लिए, मतलब यहाँ पे भी प्रिंट करना है, यहाँ पे भी प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे C++ में एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका है। मतलब डिफरेंट सिंटैक्स है या फिर डिफरेंट रूल्स हैं एक ही काम को करने के लिए। तो ऐसे ही डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट सिंटैक्स होता है, डिफरेंट रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? द वे ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते हैं। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो ब्रॉडली हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं: लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है, इनको हम आगे देखेंगे। मिडिल लैंग्वेजेस में, मिडिल लेवल में सी प्रोग्रामिंग आपकी एक लैंग्वेज आती है। ऐसे ही हाई लेवल लैंग्वेज में जो C++ है, जावा है या फिर फोर्ट्रैन, कोबॉल, पैस्कल, ये डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अब हम इनको आगे देखेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज से। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं हमारे लिए समझना। इसमें मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि 2 टाइप्स हैं, लाइक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, जब भी कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होगी तो वो क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जिसमें वो एक स्ट्रिंग होती है जीरोस और वंस की। सीपीयू जब उसको देखता है तो वो उसी हिसाब से कुछ एक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ऐसे 0001010 होगा, हमें तो ये समझ नहीं आएगा कि हमें बस लगेगा जीरोस और वंस है, लेकिन सीपीयू के लिए ये हो सकता है कि इसका मतलब होगा कि रजिस्टर 1 में जो डेटा है उसको ऐड करना है जो रजिस्टर 2 में डेटा है उसके साथ। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंट एक्शन जो होंगी, लाइक मेमोरी से डेटा लाना होगा या फिर 2 नंबर्स को ऐड करना होगा, 2 नंबर्स को माइनस करना होगा। हमारे लिए ऐसे हम कहेंगे कि प्लस है, माइनस है, लेकिन कंप्यूटर के लिए बस जीरोस और वंस है। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो होंगी जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी समझना, उनको हम कहेंगे ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है,
तो इसमें दो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं ये बहुत क्लोज होती हैं मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस के। मतलब फॉर एग्जांपल जब ऐड होता है तो एडिशन में क्या होता है कि डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, वो नंबर जो हम यहाँ से देते हैं वो मेमोरी में जाता है, तो उसको मेमोरी से लेके आना पड़ता है फिर रजिस्टर में। ऐसे ही जो दूसरा नंबर देंगे उसको भी लेके आना पड़ता है मेमोरी से रजिस्टर में, फिर उन दोनों को ऐड करना पड़ता है, जो वहाँ से रिजल्ट आएगा वो रजिस्टर में सेव होता है, फिर उसको मेमोरी में लाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए तो बस एडिशन है, मतलब 2+3 है, बट कंप्यूटर को बहुत सारी एक्शंस करनी पड़ती हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं उनके नज़दीक जो होंगी, मतलब अगर हम प्रोग्राम वैसे ही लिखेंगे बराबर कंप्यूटर को एग्जैक्टली बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज जो होती है इनमें डायरेक्टली हम रजिस्टर्स या फिर कंप्यूटर मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम बराबर बताते हैं कंप्यूटर को कि ऐसे तुम्हें इस रजिस्टर से डेटा को लेके आना है, इस यहाँ पे इसको ऐड करना है, या फिर मेमोरी में ऐसे लेके जाना है, तो बराबर हम इसको बताते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इनको लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ये मशीन डिपेंडेंट होती है। क्यों होती है मशीन डिपेंडेंट? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे इसने लिखा है कि मूव ए #32h या फिर मूव R2 00h। इसका ये मतलब है ये रजिस्टर 2 है, फॉर एग्जांपल R2 जो है रजिस्टर 2 है, इसका मतलब है कि 00 को आप रजिस्टर 2 में मूव करो, ठीक है, 00 को रजिस्टर 2 में मूव करो। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल रजिस्टर 2 है, एक मशीन है जिसमें रजिस्टर 2 है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई और कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें रजिस्टर 2 हो ही ना, ठीक है, उसमें कोई और रजिस्टर का कुछ और नाम हो, तो अब जिसके लिए मैंने ये लिखा है उस पर तो चलेगी, लेकिन जिसमें रजिस्टर 2 नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं हर एक सिस्टम में, तो वहां पे तो ये रन नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जिस मशीन के लिए ये लिखे गए थे उसी मशीन पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि ये पोर्टेबल नहीं होते। पोर्टेबल नहीं होते मतलब कि अगर एक मशीन के लिए, एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा तो वो दूसरे सिस्टम पे नहीं चलेगा, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब यही होता है कि ये पोर्टेबल नहीं होते हैं। अब इसमें दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज को कहते हैं। अगर हम डायरेक्टली बराबर जीरोज और वंस की स्ट्रिंग्स लिखेंगे जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा, जो भी कोई प्रोग्राम लिखना होगा अगर हम जीरोज और वंस में लिखेंगे हम कहेंगे ये मशीन लैंग्वेज है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है हमारे लिखने, हम उसको रीड या फिर इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसको रीड या इंटरप्रेट कर पाता है, ठीक है। तो इसको हम मशीन कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं और बाइनरी कोड भी कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज को कहते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम समझता है, लेकिन हमारे लिए प्रोग्राम्स लिखना है ऐसे जीरोज और वंस की शक्ल में, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, एक और टाइप की लो लेवल लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये एक्ट करती है एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड अस। अब हमें जीरोज और वंस की फॉर्म में प्रोग्राम को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस 00010 का मतलब होगा कि 5 को लेके आओ मेमोरी से और उसको रजिस्टर 1 में सेव करो। अब मुझे 00010 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं सीधे लिखूंगा मूव R1 5। इसका मतलब है कि R1 को लेके आओ 5 में, तो मैं एब्रिविएशन लिखूंगा, जो भी एक्शन मुझे करनी होगी उसके लिए एक एब्रिविएशन होगी, ठीक है। अब ये वाली लैंग्वेज मैं तो समझ पाऊंगा, मेरे लिए तो आसान है समझनी, बट कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जिसे हम असेंबलर कहते हैं, ठीक है। आई गेस असेंबली लेवल लैंग्वेज समझ आ गई होगी। अब ये लोअर लेवल लैंग्वेज में क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एग्जैक्टली बताना पड़ता है कि डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ रजिस्टर पे जाएगा, फिर क्या होगा, ऐड कैसे होगा, मूव होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीमेंट होगा, लाइक एग्जैक्टली जैसे जैसे जो एक्शंस एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होगी, डेटा जहां से जहां जाएगा वो एग्जैक्टली हमें लिखना पड़ता है, इसलिए हम इसको लो लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिमोनिक्स का यूज करते हैं, मतलब एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मूव अगर होगा तो हम MOV लिखते हैं, क्लियर के लिए CLR लिखते हैं। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रोग्राम को सिंबल्स के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेसिमल नोटेशंस का यूज कर सकते हैं, लाइक अगर हमें 5 लिखना होगा 5, तो हम डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, मतलब 5 को अगर ऐड करना होगा तो हम 5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं लिखना है, मशीन लैंग्वेज में हमें एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा 101, उसकी मतलब जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। आई गेस समझ आ गया होगा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का डिफरेंस यही है कि दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस है, मतलब दोनों में हमें एग्जैक्टली बराबर जो एक्शंस एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती हैं वो स्पेसिफाई करनी पड़ती है। अब फर्क इतना है कि जो मशीन लैंग्वेज है उसमें जो भी एक्शन होगी उसके लिए बराबर लिखना पड़ेगा कि लाइक अगर 5 को डेटा को मेमोरी से लेके आना है रजिस्टर में, उसके लिए एक स्ट्रिंग है, अगर रजिस्टर से मेमोरी में लाना है उसके लिए और एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग सारी याद रखनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, असेंबली लैंग्वेजेस में हम कुछ एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, कुछ निमोनिक्स का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम बराबर वही एक्शंस को स्पेसिफाई करेंगे कंप्यूटर सिस्टम को
को, लेकिन कुछ एब्रिविएशन के थ्रू, तो थोड़ा बहुत हमारे लिए आसान होता है। अब मीडियम लेवल लैंग्वेज पे आते हैं। तो मीडियम लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि थोड़ी बहुत ही ज़्यादा आसान होती है हमारे लिए समझना। तो इसमें इनका काम क्या होता है ज़्यादातर कि एक हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो उसको कन्वर्ट किया जाता है एक मीडियम लेवल लैंग्वेज में। तो इसका काम होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है उसको मीडियम लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो मोर एफिशिएंटली प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे लिए बहुत आसान होती है समझना, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल होती है। अब इनकी एग्जांपल्स हैं पाइथन, बेसिक, सी, फोर्ट्रैन, जावा, पैस्कल एटसेट्रा। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मुझे हाई लेवल लैंग्वेज में ऐड करना होगा तो मुझे ये नहीं लिखना है कि पहले नंबर को लेके आओ मेमोरी से रजिस्टर में, फिर दूसरे नंबर को लेके आओ मेमोरी से रजिस्टर में। मैं डायरेक्टली लिखूंगा फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। बाकी अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम में मैंने इंस्टॉल किया होगा पहले ही एक ट्रांसलेटर, वो देख लेगा। मैं बस ये लिखूंगा कि फॉर एग्जांपल 5 + 7। अब उस 5 + 7 को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए ट्रांसलेटर होगा अंदर। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, या फिर पहले असेंबली में करेगा, फिर असेंबली के बाद मशीन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमें मिलता है, मतलब हमें उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बस अपने हिसाब से लिखते हैं और फिर एक ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करता है कि मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड होगा उस फॉर्म में। तो इसमें एग्जांपल्स हैं पाइथन, बेसिक, सी, फोर्ट्रैन, जावा, पास्कल एटसेट्रा। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं इनमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मीडियम लेवल होती है उसमें भी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, हाई लेवल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, असेंबली लैंग्वेज में भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। सिर्फ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल क्यों होती है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी मैंने 5 + 7 लिखा, अब 5 + 7 को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कौन से रजिस्टर में लेके आना है, कैसे, वो मैं नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफाई, वो आपका ट्रांसलेटर जो होगा वो स्पेसिफाई करेगा। तो मैंने कोड लिखा यहाँ पे, तो इसमें जो ट्रांसलेटर होगा वो उसको इस वाली मशीन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा। अब मैं इसी कोड को अगर कहीं और पे लेके जाऊं, वो मैंने वहां पे भी 5 + 7 नहीं लिखा होगा, उसमें जो ट्रांसलेटर होगा वो उस मशीन के अकॉर्डिंग उस कोड को कन्वर्ट करेगा या फिर ट्रांसलेट करेगा। तो इसलिए ये जो होते हैं ये पोर्टेबल होते हैं। अभी आसान होते हैं लिखना, क्योंकि यहाँ पे एडिशन के लिए मुझे डायरेक्टली एडिशन ऑपरेशन मतलब 5 + 7 या 8 + 3 जो भी होगा लिखना है। मुझे ये नहीं लिखना है कि अंदर कैसे होगा, डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर उसके ऊपर कैसे ऑपरेशन होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए ये जो होते हैं ये ईजियर होते हैं हमारे लिए, और इंग्लिश की तरह ही इनमें कमांड्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई लेवल प्रोग्राम है जो कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फाइंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ हाई लेवल लैंग्वेज में ब्रेड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, बड़ा आसान है। अब लो लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में मुझे ये लिखना है पहले कि बी जो है मतलब ब्रेड जो होगी उसको रजिस्टर 1 में लोड करो, हाइट जो है उसको रजिस्टर 2 में लोड करो, फिर मल्टीप्लाई करो रजिस्टर 1 में जो होगा और रजिस्टर 2 में होगा उन दोनों को। फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होके आएगा रिजल्ट वो R1 में आएगा। अब R1 में जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड करो 2 से और रिटर्न करो उसके बाद जो रिजल्ट होगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज में आप देख सकते हो एक ही लाइन में मैंने इतना ऑपरेशन कर दिया, लेकिन यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में मुझे 5-6 इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ी इसको लिख करने के लिए। ठीक है, अब एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड जो होगा मतलब जो बाइनरी लैंग्वेज में होगा या फिर जो मशीन लैंग्वेज में होगा वो ऐसे होगा 01010। हमें तो समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब भी यही है कि मतलब फॉर एग्जांपल 000101000 इसका मतलब है कि R1 में लोड करो B को, इसके बाद जो है 100010 इसका मतलब है R2 में लोड करो H को। अब ये कंप्यूटर को समझ आएगा लेकिन हमें समझ नहीं आएगा। आई गेस डिफरेंस समझ आ गया होगा लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में। अब कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पे आते हैं। अब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है या फिर मीडियम लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो हमें समझ आती है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को समझ नहीं आती, इसलिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को, मीडियम लेवल लैंग्वेज को या फिर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब जब उसको वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में तो उस कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, लिखा हुआ कुछ इंस्ट्रक्शन, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम कन्वर्ट करता है जीरोस और वंस में। अब ट्रांसलेटर प्रोग्राम में ये लिखा हुआ है कि जहां पे ये प्रिंट करना होगा वहां पे कौन सी बाइनरी स्ट्रिंग आउटपुट देनी है। तो अकॉर्डिंगली जो रूल्स इसमें लिखे गए हैं उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये इन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। समझ आ गया होगा आई गेस ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। अब कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स हैं। फर्स्ट इज असेंबलर। असेंबलर वो वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बड़ा आसान है। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये जो करता है ये लाइन बाय लाइन इनको कन्वर्ट करता है, मतलब पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी
लाइन, ऐसे ही वन बाय वन ये सारी लाइंस को कन्वर्ट करेगा। अब अगर किसी लाइन पे एरर आ गया तो ये वहीं पे रुकेगा और वहीं पे बताएगा इस लाइन पे एरर है, उसके आगे ये एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये होता है, ये स्लो होता है लेकिन ये कम मेमोरी स्पेस कंज्यूम करता है। इसके बाद कंपाइलर है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या फिर ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये करता है इन वन गो, मतलब ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे एरर होगा तो ये बता देगा कि कौन कौन सी लाइन पे एरर है, मतलब ये अगर किसी एक लाइन पे एरर आ गया वहां पे नहीं रुकेगा, आगे जाएगा, बस वहां पे प्रिंट करेगा कि यहाँ पे लाइन, यहाँ पे एरर है, और आगे जाएगा जहां जहां पे एरर होगा, जिस जिस लाइन पे एरर होगा वो आपको आपके सामने दिखा देगा। ठीक है। तो अब कंपाइलर जो है जब उसको कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को तो उसको जो बोलते हैं हम कि उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, या फिर जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर की डिफरेंस समझ आ गई होगी। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इन वन को, ठीक है, एक साथ पूरे प्रोग्राम को ये कन्वर्ट करता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेज है, लाइक फोर्ट्रैन है, ये 1957 में इन्वेंट की गई थी। फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन है। इसको IBM की एक टीम ने बनाया था, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी, और ये कंपाइल्ड है। कंपाइल्ड मतलब इसको कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, मतलब इसके लिए जो ट्रांसलेटर है वो एक कंपाइलर है, मतलब वो इसको एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। एल्गोल, एल्गोल की फुल फॉर्म एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, 1958 में आई थी। ये यूरोपियन और अमेरिकन साइंटिस्ट के ग्रुप ने बनाई थी, साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी, और ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ऐसे ही लिस्प है, कोबॉल है, बेसिक है। बेस की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऐसी कोबॉल की है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक सी है। सी को 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था बेल लैब्स में। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई थी, मतलब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए बनाई गई थी, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बनाई गई थी, और ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ऐसी C++ 1985 में, जावा 1995 में जेम्स गॉसलिंग ने बनाई थी सन माइक्रो सिस्टम्स में। जेम्स गॉसलिंग, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पाइथन को वैन रोसम ने बनाया था। जावा जो है ये कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड है, और पाइथन भी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड है, मतलब इनको पहले कंपाइल करना पड़ता है, कंपाइल करके फिर उसके बाद इनको इंटरप्रेट किया जाता है। आई गेस समझ आ गया होगा। तो जावा और पाइथन दोनों कंपाइल्ड भी हैं और इंटरप्रेटेड भी है। पहले इनको कंपाइल करना पड़ता है, कंपाइल करके ये एक कोड जनरेट होता है, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो इस वाली स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे, लाइक सी प्रोग्रामिंग का डेवलपर कौन था, C++ का कौन था, जावा का कौन था, और पाइथन का कौन था, या फिर यहाँ पे भी ये भी आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज कंपाइल्ड है, कौन सी इंटरप्रेटेड है। इसमें आप याद रख सकते हो कि लिस्प, जावा और पाइथन ये दोनों कंपाइल्ड भी हैं और इंटरप्रेटेड भी है। बेसिक जो है ये इंटरप्रेटेड है, बाकी सारी कंपाइल्ड है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज पे आते हैं। जैसे हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे जनरेशन ऑफ लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब डिफरेंट लैंग्वेज थी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो थी उनको कहते हैं कि जो मशीन लैंग्वेजेस थी उनको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस कहा जाता है। सेकेंड जनरेशन ये असेंबली लैंग्वेज को कहा जाता है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है, इनको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में ऐसी लैंग्वेज आती हैं जिनमें स्टेटमेंट्स ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही होते हैं, लाइक इंग्लिश की तरह ही होते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं या फिर स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो आती हैं, लाइक SQL है, जावास्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, या फिर पाइथन है। ये फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं। तो फोर्थ जनरेशन में क्या है, एक तो इनमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही होते हैं, और ये इनमें डेटाबेस और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं। फिफ्थ जनरेशन ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें विजुअल टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें एग्जांपल है विजुअल बेसिक। अब प्रोग्रामिंग एरर्स पे आते हैं। तो प्रोग्रामिंग एरर्स क्या होते हैं, जब प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं तो उसके दौरान जो गलतियां होती है प्रोग्रामर से, उसको हम प्रोग्रामिंग एरर्स कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग एरर को बग भी कहा जाता है। अब अगर कोई प्रोग्रामिंग एरर आ गया प्रोग्राम में, तो उससे क्या होगा कि जो कंप्यूटर होगा वो फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपर्ली, या फिर जो सॉफ्टवेयर होगा या फिर प्रोग्राम होगा, जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया होगा वो काम वो नहीं करेगा, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि प्रोग्रामिंग एरर्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होता है इट्स अ सेट ऑफ रूल दैट नीड्स टू बी फॉलोड। कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप प्रोग्राम्स लिखते हो। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स होता है, ठीक है। अब सिंटैक्स एरर में ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको 5 और 2 को ऐड करना होगा तो आपको 5 लिखना है, फिर बीच में प्लस लिखना है और 2 लिखना है लास्ट में, तो ये करेक्ट है। लेकिन अब अगर मैंने ऐसा लिखा कि 5 प्लस और 2 लिखा, ये एक सिंटैक्स एरर है, क्योंकि जब भी दो नंबर्स को ऐड करना होगा उसके लिए सिंटैक्स है कि जो ऑपरेटर होगा उसको बीच में लिखना है लास्ट
लास्ट में नहीं लिखना है। तो आई गेस सिंटैक्स एरर समझ आ गया होगा, जब रूल्स को फॉलो ना किया जाए वहाँ पे सिंटैक्स एरर आता है। नेक्स्ट है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर तब आता है जब सिंटैक्स करेक्ट हो, रूल्स जो है वो फॉलो किए मैंने, मतलब जैसे प्रोग्राम लिखना था वैसे लिखा मैंने, लेकिन मैंने कुछ ऐसा लिखा जो जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 और a को ऐड करो। अब रूल ये है कि जब भी ऐड करना है प्लस को बीच में लिखना है या फिर ऑपरेटर को बीच में लिखना है, लेकिन मैं 5 और a को ऐड करूंगा, ये मीनिंगफुल ही नहीं है क्योंकि 5 और a को ऐड कर ही नहीं सकते। तो ये एक सिमेंटिक एरर हो गया। नेक्स्ट आपके लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स आ गए जिनसे आपके प्रोग्राम का आउटपुट गलत आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक एरिया करना है कैलकुलेट एक रेक्टेंगल का, एक प्रोग्राम है जिसमें जो एरिया कैलकुलेट करता है एक रेक्टेंगल है, वहां पे मैंने क्या किया, मैंने अंदर लिखा कि एरिया जो है एरिया इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ये फॉर्मूला ही मैंने गलत लिखी, बाकी ये अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, कोई गलती नहीं है, प्रोग्राम का सिंटैक्स बिल्कुल सही है, सिमेंटिक्स भी सही है, लेकिन जब इसका आउटपुट आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेंथ 6 है और ब्रेड्थ 3 है, तो एरिया आना चाहिए 18, लेकिन ये 6 + 3 9 देगा, तो मुझे जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है रन टाइम एरर्स। ये ऐसे एरर्स आते हैं जो कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम पे आते हैं। ये तब हो सकते हैं जब मैं कोई इलीगल ऑपरेशन करूं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है, लाइक डिवाइड करना है 5 और 0 को, तो ऐसे ही लिखूंगा, सिमेंटिक्स भी सही है, लेकिन यहाँ पे एक इलीगल ऑपरेशन मैंने किया है, दैट्स डिवीजन बाय 0। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ऐसे जब कंपाइल होगा, जब ये कंपाइल होगा ये वाली इंस्ट्रक्शन, तो ये इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि रूल्स मैंने फॉलो किए हैं, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होगी तो कंप्यूटर में 5/0 ये सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ये इलीगल ऑपरेशन है, तो यहाँ पे एक रन टाइम एरर आएगा। नेक्स्ट इज एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है कि जब भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम किस चीज़ के लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे एक एल्गोरिथम है जो कि इवन ऑड फाइंड करता है कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा ऑड है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट n, मतलब सबसे पहले नंबर लेगा ये, इनपुट n का मतलब है कि नंबर इनपुट लो, जब वो अंदर जाएगा तो ये n(2) करेगा, मतलब n(2) क्या करता है, ये रिमाइंडर फाइंड करेगा, मतलब 2 से डिवाइड करके उस नंबर का रिमाइंडर फाइंड करेगा, मतलब उस नंबर को 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर फाइंड करेगा। यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेशन है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो आउटपुट n इज इवन, तो ये प्रिंट होगा कि n इज इवन। ऐसे ही अगर फॉल्स है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो आउटपुट होगा n इज ऑड। तो ये एक एल्गोरिथम है जो कि फाइंड करता है कि एक नंबर इवन है या ऑड। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाई इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो रेक्टेंगल्स का या फिर रोम्बस का डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे मुझे डिसीजन लेना था कि 0 है या नहीं, वहाँ पे मैंने रोम्बस यूज़ किया। जहाँ पे मुझे इनपुट लेना था या फिर आउटपुट लेना था, वहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम यूज़ किया। जहाँ पे कोई ऑपरेशन करना था वहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल का यूज़ किया। बिगिनिंग के लिए मैंने ओवल और एंड के लिए ओवल यूज़ किया। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक फ्लो चार्ट में डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है उसके लिए रोम्बस यूज़ होता है। ऐसे ही किसी ऑपरेशन के लिए रेक्टेंगल, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ होता है। अब जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जो होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, हाँ, और ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे और एक चीज़ है कि फादर ऑफ एल्गोरिथम्स अल-ख्वारिज़मी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, अल-ख्वारिज़मी इज नोन एज द फादर ऑफ एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। फर्स्ट इज प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो अब उसको यूज़ करने के लिए एक यूज़र मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जिसमें ये लिखा गया हो, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ये लिखा गया हो कि उस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम करता क्या है या फिर कैसे काम करता है, तो वो डॉक्यूमेंट जो होगा उसको हम कहते हैं प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। तो आगे समझ आ गया होगा। ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, मतलब प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है जिसमें ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कोई भी चीज़ होगी उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वहाँ पे हर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट होगा। अब उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब हर एक स्टूडेंट का नाम होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका रोल नंबर होगा। तो ऐसे ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डीबगिंग, बग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग एरर, तो डीबगिंग का मतलब होता है उन प्रोग्रामिंग एरर्स को ढूंढना, उनको फिक्स करना। ठीक है। विजुअल बेसिक एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। रिजर्व्ड वर्ड्स, अब हर एक प्रोग्रामिंग में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चीज़ प्रिंट करनी होगी तो वहाँ पे प्रिंट एफ लिखा जाता है। प्रिंट एफ एक कीवर्ड है। अब अगर मैंने कहीं और पे प्रिंट एफ लिखा
तो वो मुझे अलाउड नहीं करेगा। प्रिंटफ का मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ है प्रिंट करना। सीडो कोड का मतलब होता है इनफॉर्मली अगर आप किसी प्रोग्राम को लिखोगे, मतलब कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं करोगे, ऐसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक प्रोग्राम है जो कि 2 नंबर्स को ऐड करता है, तो मैं सीधे लिखूंगा ऐड a+2। अब कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें आप ऐड a+2 करके 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐड a+2 से मैंने एक इनफॉर्मल वे में एक इंस्ट्रक्शन को लिखा। ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन किसके बाद एग्जीक्यूट होगी ये कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर है, अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर लगाया, तो फॉर से क्या होगा कि ये यहाँ पे मैंने लिखा है i = 0, i < 10, इसका मतलब है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये 10 बार एग्जीक्यूट होगी, एक बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब अगर ये फॉर नहीं होता तो ये एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद दूसरी वाली एग्जीक्यूट होती, लेकिन फॉर लगाया मैंने तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर से यही होगी, फिर से यही होगी 10 बार। अब लूपिंग का मतलब है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो उसको हम कहते हैं लूप। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर लूप का यूज किया गया है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है serial.print वैल्यूज ऑफ i इज, तो ये वैल्यू ऑफ i जो है ये 10 बार प्रिंट होगा। लूपिंग का मतलब है जब कोई इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A set of instructions that need to be executed to accomplish a computing task is called option A language, option 2 register, option 3 program, option 4 memory। तो हमें बताना है कि a set of instructions को क्या कहते हैं, क्या उसे लैंग्वेज कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। या मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि a set of instructions is called a program and a set of programs is called a software। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, a programmer is a person who, प्रोग्रामर किसे कहते हैं? राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेवलप्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेस्ट एंड डिबग्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको भी प्रोग्रामर कहते हैं, और जो टेस्टिंग एंड डिबगिंग करता है उसको भी प्रोग्रामर कहते हैं। डिबगिंग मतलब जो उन प्रोग्राम्स में एरर्स ढूंढता है उनको फिक्स करता है उसको भी हम प्रोग्रामर ही कहते हैं। तो प्रोग्रामर ये सारे काम करता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? स्टीव जॉब्स, डेनिस रिची, एलन ट्यूरिंग और एडा लवलेस। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा इंसान दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर था वो एक फीमेल थी और उनका नाम एडा लवलेस था। तो ये आपको याद रखना है, एडा लवलेस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। उन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पे काम किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर्स? हमें बताना है इनमें से कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। गो, पाइथन, लेजर और सी शार्प। गो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शार्प इसको सी शार्प पढ़ते हैं, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये तीनों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। लेजर ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लेजर ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स और कमांड। हमें बताना है एक कंप्यूटर लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को या फिर जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं, उन रूल्स को या फिर जो स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? आपको याद रखना है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स इज द रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड व्हेनेवर वी राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग। वी नीड टू राइट मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स। एक तो उनका सिंटैक्स करेक्ट होना चाहिए और उसके बाद उनकी मीनिंग भी करेक्ट होनी चाहिए। तो सिमेंटिक्स का मतलब है मीनिंग, सिंटैक्स का मतलब है स्ट्रक्चर या फिर रूल्स। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सिमेंटिक्स ऑफ अ प्रोग्राम रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड, द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया, ऑप्शन 2 मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स डायरेक्टली? इंग्लिश, बेसिक, मशीन लैंग्वेज या फिर जावा। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है डायरेक्ट, जिसमें उसको किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है? तो इसमें आपको याद रखना है मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी जिसे कहते हैं, तो ओनली लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोग्रामर, व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज रादर देन इंटरनल मशीन कोड और असेंबलर लैंग्वेज? तो हमें बताना है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज के क्या एडवांटेजेस होते हैं। नो नीड ऑफ अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इजी डेवलपमेंट, फास्ट एंड एफिशिएंट, ऑल ऑफ दिस। नो नीड ऑफ अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये गलत है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में जरूरी है कि आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, उसको एक कंपाइलर ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, तभी जाके कंप्यूटर सिस्टम उसको समझ पाता है। इजी डेवलपमेंट ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश की तरह ही होती है, उसमें स्टेटमेंट्स ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही होती है, तो हमारे लिए आसान होता है उसमें डेवलपमेंट करना, मतलब उसमें कोड लिखना, उसमें प्रोग्राम्स बनाना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज? हमें बताना है लो लेवल लैंग्वेज का क्या एडवांटेज
एडवांटेज होता है, प्रोग्राम्स डेवलप्ड यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज आर फास्ट एंड मेमोरी एफिशिएंट. Programmers can utilize processor and memory in a better way using a low-level language. There is no need of any compiler or an interpreter to translate the source code to machine code. तो ऑप्शन ए जो है कि जो प्रोग्राम्स हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो फास्ट होते हैं और मेमोरी एफिशिएंट होते हैं. हाँ, ये फास्ट होते हैं और मेमोरी एफिशिएंट होते हैं क्योंकि एक तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसमें किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती. और इसमें हम, अगर आपको याद होगा असेंबली लैंग्वेज जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें हम डायरेक्टली रजिस्टर्स या फिर मेमोरी को एक्सेस करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो एफिशिएंट बनते हैं. इसी तरीके से हम प्रोसेसर और मेमोरी को बेटर वे में यूटिलाइज कर पाते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली मेमोरी के साथ या फिर प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इसके बाद इसमें कंपाइलर की या फिर इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती. ये मशीन लैंग्वेज के लिए ये करेक्ट है कि उसमें किसी भी इंटरप्रेटर या फिर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है. तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. हाँ, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 3 में देखोगे तो लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज भी आती है. असेंबली लैंग्वेज में हमें जरूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की. लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल ऑफ दीज आएगा क्योंकि ये दो कंप्लीटली फिट होते हैं. ऑप्शन 3 जो है ये पार्शली फिट होता है. ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, द लैंग्वेज कोड अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड, बाइनरी लैंग्वेज या ऑल ऑफ दीज. आपको याद रखना है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है या फिर जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं और उसे बाइनरी भी कहते हैं. तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स बेबेज, ग्राहम बेल, डेनिस रिची या फिर स्टीव जॉब्स. तो आपको याद रखना है सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था डेनिस रिची ने, ग्राहम बेल इन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज इन्होंने एनालिटिकल इंजन, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, स्टीव जॉब्स इन्होंने जो एप्पल कंप्यूटर्स है उसके फाउंडर है स्टीव जॉब्स. नेक्स्ट, लो लेवल लैंग्वेज इज ह्यूमन रीडेबल लाइक लैंग्वेज, लैंग्वेज विद बिग प्रोग्राम साइज, लैंग्वेज विद स्मॉल प्रोग्राम साइज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रीडेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ह्यूमन रीडेबल लाइक लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज होती है, वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज नहीं होती है क्योंकि बाइनरी हमें समझ नहीं आता है. तो हमारे लिए ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है उनकी तरह ये नहीं होती है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा. अब हम ऑप्शन 2 और 3 देखेंगे. अब चाहे हम लो लेवल में लिखें या फिर हाई लेवल में लिखें तो प्रोग्राम साइज उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 भी नहीं आएगा. अगर हम ऑप्शन 4 देखेंगे तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है हमारे लिए क्योंकि उसमें सिर्फ जीरोज और वंस में सब कुछ होता है, तो हमारे लिए वो समझना मुश्किल होता है. या तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, सी लैंग्वेज इज है. सी लैंग्वेज क्या है? लो लेवल है, हाई लेवल है, असेंबली है या फिर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. ये आपको याद रखना है. अगर यहाँ पे मीडियम लेवल लैंग्वेज होता तो हम सी लैंग्वेज को मीडियम लेवल लैंग्वेज में रखते, लेकिन यहाँ पे मीडियम लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर 2 है. लो लेवल ये है नहीं, असेंबली भी है नहीं और इंटरप्रेटेड भी है नहीं क्योंकि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हाई लेवल लैंग्वेज इज द करेक्ट ऑप्शन. प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस. एंड्रॉइड एप्स होती हैं उनको बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है? सी, पाइथन, जावा या बेसिक. तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है जावा इज द करेक्ट ऑप्शन. जो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के बनाने के लिए जो प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड? जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, लिस्प. तो जब मैंने आपको सम इंपॉर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल्ड होती हैं, कुछ इंटरप्रेटेड होती हैं और कुछ बोथ कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड होती हैं. वहां पे मैंने 3 लैंग्वेज बताई थी, जावा, पाइथन और लिस्प. ये 3 ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको कंपाइल भी करना पड़ता है और इंटरप्रेट भी करना पड़ता है. पहले उनको कंपाइल करना पड़ता है, फिर वो कंपाइल्ड कोड जो होता है उसको फिर इंटरप्रेट करना पड़ता है. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है सी प्लस प्लस, ये सिर्फ कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटेड नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, Which of the following translates one line at a time? कंपाइलर, ट्रांसलेटर, सिमुलेटर या फिर इंटरप्रेटर. तो यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दो ऐसे ट्रांसलेटर्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं. अब डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इन वन गो कंपाइल करता है या फिर ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है. तो यहाँ पे वन लाइन एट अ टाइम लिखा गया है, तो इसलिए इंटरप्रेटर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया था? जेम्स गॉसलिंग, डेनिस रिची, इलॉन मस्क या गुइडो वैन रोसम. तो यहाँ पे जेम्स गॉसलिंग फर्स्ट ऑप्शन है, इन्होंने जावा लैंग्वेज इन्वेंट की थी. डेनिस रिची इन्होंने सी लैंग्वेज इन्वेंट की थी. इलॉन मस्क इन्होंने कोई लैंग्वेज इन्वेंट नहीं की है, लेकिन गुइडो वैन रोसम जो है इन्होंने पाइथन लैंग्वेज इन्वेंट की थी. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स इन हाई लेवल लैंग्वेज एज एन इनपुट एंड आउटपुट से मशीन लेवल कोड? हमें बताना है कि कौन सा प्रोग्राम इनमें से या फिर सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बोथ 2 and 3. असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज को दूसरी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है बोथ 2 and 3 ये करेक्ट ऑप्शन है. डिफरेंस इन दोनों में ये है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है या फिर ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड ऑल एट वंस। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि हमें बताना है कि कौन सा प्रोग्राम इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है ऑल एट वंस, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कंपाइलर ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम इन वन गो, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ये ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर इज द correct option. Next, assembly language is the easiest language to write programs. Use alphabetic codes in place of binary language used in machine language. Needs not to be translated into machine language. Is directly understood by the computer. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है is the easiest language to write programs, ये गलत है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सबसे आसान होती है। यूज अल्फाबेटिक कोड्स, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो होती है उनमें निमोनिक्स यूज होते हैं। और निमोनिक्स क्या होते हैं? दरअसल अल्फाबेटिक कोड्स होते हैं, हमें बाइनरी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बाइनरी कोड्स के लिए हम कुछ निमोनिक्स यूज करते हैं, उन्हीं निमोनिक्स की हेल्प से हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर ऑप्शन 3 देखोगे आप, नीड नॉट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, ये गलत है क्योंकि हमें असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसको असेंबलर के थ्रू ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ये भी गलत है क्योंकि सिर्फ एक लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो है मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a type of error when the rules of programming language are not followed is called। हमें बताना है इनमें से कौन सा एरर तब आता है जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। सिमेंटिक एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर या नन ऑफ दीज। सिमेंटिक एरर मतलब अगर हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि मीनिंगलेस होगा। सिंटैक्स एरर मतलब ये तब आता है अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। द टाइप ऑफ एरर विच ऑकर्स व्हेन द स्टेटमेंट्स रिटन इन द प्रोग्राम आर नॉट मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। तो मीनिंग का मतलब सिमेंटिक हो गया, तो सिमेंटिक एरर तब आता है जब हम ऐसे स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो मीनिंगफुल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, data is a finite sequence of well-defined computer implementable instructions typically to solve a class of specific program problems or perform a computation। तो हमें बताना है sequence of steps that need to be followed in solving a problem, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम algorithm कहते हैं। algorithm क्या होता है? It's a step wise solution to a problem। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। हु इज नोन टू बी द फादर ऑफ एल्गोरिथम्स, ये मैंने ऑलरेडी बताया, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, इनको फादर ऑफ एल्गोरिथम्स कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग, इब्न सीना, उमैद अल बेरूनी, ये इनकरेक्ट ऑप्शंस दो। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज और लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ। सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में कौन सी आती हैं? तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज आती है, सेकंड में आती है असेंबली लैंग्वेज। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। असेंबली लैंग्वेज को हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इज यूजुअली कॉल्ड। प्रोग्राम में अगर कोई स्टेटमेंट रिपीट हो रहा हो, मतलब वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये आपको याद रखना है, उसको हम लूपिंग कहते हैं। लूप का मतलब है अगर कोई स्टेटमेंट मोर देन वंस एग्जीक्यूट हो, उसको हम कहते हैं कि वो लूप में है। ठीक है, तो लूप इज रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डाटा इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड फिक्सिंग और बाईपासिंग बग्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम कोड। तो हमें बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में बग्स को या फिर एरर्स को लोकेट करना और फिर फिक्स करना है, उसको हम क्या कहते हैं? बग क्या होता है? एरर होता है, और बग निकालने को या फिर बग फिक्स करने को हम डीबगिंग कहते हैं। तो डीबगिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, OOP स्टैंड्स फॉर, OOP की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ऑपरेटेड प्रोग्राम, ऑनलाइन ऑपरेशनल प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर ऑनलाइन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। तो यहाँ पे OOP का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। एरर को हम क्या कहते हैं? एरर को हम बग कहते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बग इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, however the human readable version of a program is called। तो हमें बताना है कि जो प्रोग्राम्स हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं या जो सॉफ्टवेयर के लिए हम कोड लिखते हैं, उस कोड को हम क्या कहते हैं? जिसको इंसान पढ़ सकता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। ये मैंने आपको जब ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स पढ़ाया था तब बताया होगा। तो सोर्स कोड का मतलब है जो कोड लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में एक कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।